नमस्कार साथियों, इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आपके साथ हम जुड़ रहे हैं। सारी खबरों पर चर्चा करने से पहले हाथरस की खबर पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज सारी खबरों में सबसे प्रमुख खबर है कि भाजपा और जदयू के बीच जो सीटों के शेयरिंग का जो मामला था वो पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर, प्रामाणिक तौर पर सार्वजनिक कर दिया गया और एक सीट ज़्यादा जदयू को मिला है और एक सीट कम भाजपा को मिला है। तो कुल मिलाकर के एनडीए के दो प्रमुख घटक जो बिहार चुनाव के संदर्भ में भाजपा और जदयू की सीटें अब लगभग कंफर्म हो गई हैं। ये तो एक बात रही जिस पर मैंने कल भी बात की थी, लेकिन कुछ लोग इधर बीच जब से चिराग पासवान अपने नेतृत्व में एलजेपी को आगे ले जाना चाहते थे और माइनस जदयू प्लस बीजेपी के साथ जिस तरह से एक रणनीति के तहत वो एनडीए की राजनीति करते हुए नीतीश को पर्दे के पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, कवायद कर रहे थे, वो फिलहाल उस कवायद पर एक बड़ा विराम लगा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एनडीए की राजनीति में बिहार के संदर्भ में नीतीश को दरकिनार करना या उनके खिलाफ किसी भी तरह की राजनीति को आगे बढ़ाना फिलहाल भाजपा के लिए न तो मुफीद है और न भाजपा इस तरह का काम करने की स्थिति में है। हमें देखिए वस्तु स्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि बिहार का चुनाव, कल भी मैंने ये बात कही थी और आज फिर दोहरा रहा हूं कि बिहार का चुनाव नीतीश के काम पर 15 साल का काम, अब ये जनता तय करेगी कि उन्होंने कितना काम अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन ये उस नेता का विश्वास है, आत्मविश्वास है जो अपने काम पर वोट मांग रहे हैं और उनको पूरा भरोसा है कि जनता उनके काम पर वोट देगी। एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जो बात कर रहे हैं, हालांकि भाजपा के साथ उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन जब एलजेपी नीतीश को बिल्कुल दरकिनार करके आगे बढ़ी चिराग पासवान के नेतृत्व में, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो एलजेपी के मुखिया हैं पासवान जी, वो बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में बिहार चुनाव की घोषणा के बाद चिराग पासवान के नेतृत्व में ही सब कुछ चल रहा है, क्योंकि पिता रामविलास पासवान बेड पर है और वो अभी निर्देश देने या कोई राजनीतिक गतिविधि को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। चिराग पासवान को ये पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में एलजेपी युवाओं के बीच में एक बेहतर पैठ बनाएगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। उनको दलितों के वोट के अतिरिक्त सवर्णों का भी वोट मिलेगा, क्योंकि वो युवा नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एनडीए की राजनीति में वो मोदी को तो चेहरा मानना चाहते हैं लेकिन नीतीश को नहीं। और इससे बहुत से विश्लेषकों का ये कयास लग रहा था कि अब चिराग पासवान जिस तरह की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं वो बीजेपी के नेतृत्व में या बीजेपी के इनडायरेक्ट सपोर्ट पर वो ऐसा कर रहे हैं जिसका फायदा चुनाव के बाद नीतीश को दरकिनार करने में होगा। और ऐसी स्थिति में अगर कोई एनडीए आती है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। इस राजनीति पर बहुत लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैं बराबर इस बात को कहता आ रहा हूं कि नीतीश कुमार भी राजनीति के एक मजे खिलाड़ी है। उनको इतनी आसानी से दरकिनार करने की कोशिश न पोस्ट पोल अलायंस और प्री पोल अलायंस दोनों की स्थिति में या दोनों की राजनीति रणनीति को तय करते समय बीजेपी नीतीश को अवॉइड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसको भी चुनाव के बाद भी 10 नवंबर को जब घोषणा हो जाएगी बिहार चुनाव की परिणाम की, उसके बाद भी अगर नीतीश को दरकिनार किया जाएगा तो फिर समवेत विपक्ष के लिए भाजपा पर बड़े आरोप लग सकते हैं। इसलिए आज बाकायदा बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्पष्ट कहा कि एनडीए के साथ जो लोग इस समय लड़ रहे हैं नीतीश के नेतृत्व में चुनाव, वही एनडीए के साथ और साथी माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी हैं उनके संदर्भ में कोई बात नहीं की जा सकती। और यही
बिहार भाजपा के अध्यक्ष ने भी इसी बात को दोहराया। आखिर में ऐसा क्यों कहना पड़ा? वो इसलिए क्योंकि जिस तरह के कयास और जिस तरह का राजनीतिक विश्लेषण और कुछ विरोधी खेमे के विश्लेषक और नेता जिस तरह का आरोप नीतीश कुमार को दरकिनार करने या एक गंदी राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे, कम से कम आज के इस घोषणा के बाद वो स्पष्ट हो गया। भाजपा ने पूरी तरह से घोषित कर दिया कि नीतीश कुमार भावी मुख्यमंत्री के रूप में ही देखे जाएंगे। एनडीए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहा है। नीतीश के विकास मॉडल के ही दम पर भाजपा और जदयू और इन दोनों के सहयोगी घटक जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे। ये स्पष्ट हो गया। इस तरह से नीतीश कुमार का कद और जदयू का कद एक ही सीट से ज्यादा भाजपा से लड़ रहे हैं, लेकिन अब महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या चुनाव के बाद अगर एक स्थिति फर्ज करिए कि जदयू की सीटें कम होती हैं और भाजपा की सीटें कुछ ज़्यादा होती हैं, या जदयू उस स्थिति में नहीं रहता कि वो बहुत कुछ कहने की स्थिति में ना हो कि उसका मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए, जो स्थिति जिस तरह की बातें अब की जा रही हैं, अगर जदयू का प्रदर्शन बहुत खराब नहीं होगा, और जैसा कि लग रहा है कि खराब होगा भी नहीं, क्योंकि उसके पीछे कई ऐसे कारक हैं। क्योंकि जो महागठबंधन की राजनीति है, तेजस्वी के नेतृत्व में जिस तरह का ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और वो बहुत जल्दी में, और इस बार चुनाव बहुत जल्दी में हो रहा है और बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है, उसमें ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश को कोई बहुत बड़ी चुनौती मिलने जा रही है। मैं बात पहले दिन से कह रहा हूं। ऐसे में मान लीजिए कि जदयू का पोजीशन बहुत अच्छा न भी रहे और भाजपा की पोजीशन अच्छी भी जो हो जाती है, तो भी भाजपा नीतीश को दरकिनार करने की स्थिति में नहीं होगी। क्योंकि आज भाजपा की तरफ से ये घोषित किया गया इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र का एक उदाहरण है। आप याद करिए, महाराष्ट्र में यही एक गलतफहमी हुई थी जिस पर शिवसेना और भाजपा जो स्पष्ट बहुमत के बाद दोनों के बीच दूरी हुई, और आज दोनों विपक्ष में बैठने को मजबूर है। क्योंकि जब चुनाव हुआ उसके बाद ढाई साल का जो एक कंसेप्ट आया, उस पर संजय राउत ने बाकायदा कहा कि ये आधिकारिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा गया था, लेकिन अंदर खाने से सारी बातें तय हुई थी। इसी बात से इसको ध्यान में रखते हुए इस बार जो निर्णय लिया गया और भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों के बीच में जो स्पष्ट किया गया, स्पष्ट मानिए कि अगर चुनाव के बाद जदयू की सीटें कुछ कम भी होती हैं, भाजपा का प्रदर्शन जदयू से बेहतर होता है, तब भी नैतिक रूप से भाजपा अपने मुख्यमंत्री को नहीं पेश कर सकती, मुख्यमंत्री पद का दावा नहीं ठोक सकती। हाँ, ये अलग बात है कि जदयू की स्थिति बहुत ज़्यादा नीचे हो और भाजपा की स्थिति बहुत बेहतर हो, और एलजेपी की जैसी भी स्थिति हो, वो भाजपा के अलावा और किसी को सपोर्ट ही ना करे, तो ऐसी बात हो सकती है, जो कि ऐसा लग नहीं रहा। क्योंकि जदयू अपने पोजीशन को बरकरार रखेगी या उसके इर्द गिर्द रहेगी, ऐसा लग रहा है। उन परिस्थितियों में भाजपा ने आज स्पष्ट तौर पर एनडीए का एक स्पष्ट चेहरा नीतीश कुमार को बना दिया। बिहार के चुनाव में नीतीश ही एकमात्र मुख्य चेहरा होंगे और उन्हीं के विकास कार्यों पर बिहार में वोट मांगा जाएगा। स्पष्ट है कि भाजपा अपनी सीटों को, अपने क्षेत्र को, अपने वोटर्स को लुभाएगी अपने कैडर के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से, लेकिन उसमें नीतीश का मॉडल, विकास का मॉडल जरूर पेश किया जाएगा। ऐसा लगता है कि इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री कुछ ज़्यादा लोगों के बीच में अपनी बातें न रखें, क्योंकि स्पष्ट तौर पर इसमें नीतीश को जिस तरह से आगे किया गया है एनडीए के रूप में, और वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से विपक्ष लामबंद हो रहा है भाजपा के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ खास करके, और एनडीए के दो घटक जो है वो किसान राजनीति और शिवसेना, आप जानते ही हैं कि पहले ही अलग हो चुकी है, तो एनडीए का एक मजबूत घटक बरकरार रहे और उसी का चेहरा ही आगे किया जाए। इसलिए ऐसा लगता है कि इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री भी ज़्यादा प्रचार नहीं करेंगे, हालांकि प्रचार का जो तरीका है वो वर्चुअल होगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार का कद, नीतीश कुमार का महत्व पूरी तरह से एनडीए के एक नेता के तौर पर स्टैब्लिश किया गया है। एक बहुत ही सकारात्मक तौर पर भाजपा ने
यथार्थ को सोच करके जो बातें की है वही सही है। इसके अतिरिक्त चिराग पासवान की गलतफहमी जिस तरह से वो पाल करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर उनका प्रदर्शन या एलजेपी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा तो हो सकता है कि उनकी युवा सोच ने बहुत क्रांतिकारी निर्णय ले लिया है, लेकिन यथार्थपरक राजनीति के आधार पर चिराग पासवान की सोच में अभी कुछ कमी लगती है, क्योंकि अगर बेहतर प्रदर्शन एलजेपी ने नहीं किया तो निश्चित रूप से मानिए कि एनडीए की राजनीति में एलजेपी जो है वो हाशिए पर जा सकती है। लेकिन चूंकि अभी रामविलास पासवान बीमार हैं, बिना उनसे स्पष्टीकरण लिए हुए या बिना उनसे बातचीत किए हुए कोई बड़े निर्णय नहीं लिए जा सकते भाजपा में। फिलहाल एनडीए में एलजेपी को दरकिनार करने को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन बिहार में जिस स्तर पर एनडीए से एलजेपी अलग हुई है और एलजेपी और नीतीश कुमार की जिस तरह से तलखी बढ़ी हुई है, यकीन मानिए कि चुनाव के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि एलजेपी कोई पार्ट अपना सत्ता में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो अदा कर पाएगी। और वो भी कम से कम रामविलास पासवान का अगर कोई वर्चस्व होता है या उनका कोई हस्तक्षेप होता है तो बात, और चिराग पासवान की जो सोच अभी फिलहाल चल रही है अगर इसी आधार पर चुनाव परिणाम आने के बाद भी होगा तो ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में एलजेपी को हाशिए पर करने की पूरी कोशिश करेंगे नीतीश कुमार। हालांकि चुनाव परिणामों के बाद उसकी स्थिति बदल सकती है अगर एनडीए ने बेहतर प्रदर्शन किया तो, लेकिन हम प्रतिदिन आज और अब तक की जो स्थिति है, और आज बिहार के 27 सीटों के उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी गई है अभी अब से कुछ देर पहले, तो ऐसे में मैदान में अब महारथी उतरने लगे हैं और एक दो दिन पहले जो चरण का चुनाव है उसके लिए जो है नॉमिनेशन का भी जो तौर तरीका है वो इस बार अलग अंदाज में होगा, लेकिन उसमें बहुत तेज़ी आएगी, वो काम भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। मुद्दों पर बात हो ही चुकी है। इतना तय है कि नीतीश कुमार जिस तरह से अभी तक आगे बढ़े हैं वो अपने 15 साल के विकास के कार्यों पर जनता से वोट मांगेंगे, लेकिन उनके लिए विपक्ष पर हमला करने का एक तरीका ये भी है कि वो तुलना करना चाहते हैं कि लालू के 15 साल वर्सेस नीतीश के 15 साल, और इस पूरे आरोप प्रत्यारोप में महागठबंधन के मुखिया के तौर पर तेजस्वी यादव की धार कितना पुख्ता होती है और किस अंदाज में वो नीतीश पर हमला बोलते हैं, और नीतीश के 15 साल के सुशासन की बखिया उधेड़ते हैं, ये देखना होगा, जो फिलहाल अभी तक नहीं देखा जा सका है, क्योंकि महागठबंधन बहुत मुश्किलों के दौर से गुजर रही है, क्योंकि कुछ ऐसे उनके घटक उनसे दूर हुए हैं जो जातीय और वोटर्स के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकते थे चुनाव में, और जिनकी गैर मौजूदगी महागठबंधन को कहीं न कहीं कमज़ोर बनाती है। ऐसी स्थिति में आज सुशील कुमार मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही साथ भाजपा बिहार इकाई के प्रमुख ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और नीतीश कुमार ही भावी मुख्यमंत्री होंगे। इससे साफ है कि महाराष्ट्र के परिणाम के बाद उपजे हालात से सबक लेते हुए भाजपा ने स्पष्ट कर दिया जो भी स्थिति हो, अगर एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में होगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। ऐसे में एलजेपी को लेकर के या एलजेपी के नाम पर जितनी बातें कुछ विश्लेषक कह रहे हैं स्पष्ट है, इसीलिए आज बाकायदा सुशील कुमार मोदी और बिहार भाजपा इकाई के अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि जो एनडीए से दूर हैं उनकी बात एनडीए के संदर्भ में की भी नहीं जानी है, क्योंकि जो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं नेतृत्व नीतीश कुमार का स्वीकार कर रहे हैं, माना यही जाएगा वही एनडीए घटक दल के लोग हैं और एनडीए के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को बिहार में भाजपा ने बड़े भाई के तौर पर मान्यता दे दी है, और चुनाव परिणाम के बाद अगर कोई बहुत उलटफेर नहीं हुआ तो तय मानिए कि नीतीश कुमार ही एनडीए के जीतने की स्थिति में भावी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ये एक प्रमुख बात हुई
आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील कुमार मोदी और भाजपा बिहार इकाई के अध्यक्ष द्वारा कही गई बात का जो विश्लेषण है। और दूसरी खबर है जिस पर बहुत छोटी बात कही जा सकती है, वो ये है कि राहुल गांधी ने एक बार हमला किया है प्रधानमंत्री पे कि एक तरफ चीन में हमारे सेनाओं को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो ठंड में मुश्किलें झेल रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के विमान में अब सफ़र करेंगे, उनके लिए विमान मंगवाया गया है। ये एक विपक्ष के नेता का आरोप हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी को शायद ये पता नहीं है कि जो विमान विशेष मंगाए गए हैं अमेरिका से, जो VVIPs विमान हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इन विमानों को मंगाने का फैसला UPA शासनकाल में ही किया गया था। पहली बात 2011 में इसकी सारी प्रक्रियाओं की शुरुआत हुई थी। दूसरी बात, ये सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, ये VVIPs के लिए ये विमान मंगाया गया, क्योंकि जिन विमानों पर अभी हमारे देश के VVIP सफ़र करते हैं वो 25 साल पुराने हो चुके हैं। जंबो स्तर के विमान हैं, वो पुराने हो चुके हैं। ऐसे में एक इस पर संस्तुति की गई थी, इसमें बाकायदा एक प्रस्तावना भेजा गया था विशेषज्ञों की तरफ से कि इस तरह के स्पेशलिस्ट द्वारा तय किए गए मानकों पर विमान मंगाए जाएं, और वो UPA सरकार का फैसला था, उसको मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया। तो ये विमान सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, कोई भी विशिष्ट अतिथि जो है इसमें अगर अंतर्देशीय या बाहर के देशों में जब यात्रा करेगा तो इसका उपयोग करेगा। तो राहुल गांधी ने ये जो आरोप लगाया है उसमें भी हो सकता है कि वो हंसी के पात्र बन जाएं, बिना फैक्ट को जाने जिस बातों का वो जिक्र करते हैं। आरोप लगाने के लिए वो थोड़ी देर सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आती है तो उसमें कांग्रेस पार्टी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी स्वयं घिर जाते हैं। कुछ इसी तरह से, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था, जब हाथरस के लिए राहुल ने अपना मूवमेंट बनाया कि अब राहुल गांधी के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलेंगी या ऐसी कुछ वो अपनी गतिविधि या अपने कुछ राजनीतिक तौर तरीके या शैली दिखाएंगे जिससे मामला पूरे तरह से गड्ढमड हो जाएगा। और शुरू भी हुआ हाथरस पे। अब क्या कुछ आ रहा है जिसको मैंने पहले ही दिन से कहा था, अब आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर UP सरकार ने एक बहुत ही करीने से और अच्छी तरीके से एक बड़ा हमला बोला है उन षड्यंत्रकारी तत्वों पर जिन्होंने अपने षड्यंत्र के तहत हाथरस के बहाने जाति दंगा और जाति विभेद बढ़ाने की बड़ी कवायद की थी। और इसमें PFI का नाम सामने आना एक बड़ी बात है और इसके तह तक जरूर जाना चाहिए, लेकिन इन सारी बातों में पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और उन आरोपियों के परिवारों को जो कि न्याय मांग रहे हैं उनकी बातों को भी सुना जाना चाहिए। कुल मिलाकर के न्याय कई परिवारों के लिए अब बहुत ज़रूरी हो गया है। इन्हीं के संदर्भों में जो एक जनमत और जो एक मानसिकता है वो भी हमें सोच करके और समझ करके अपने दिमाग में बिठाए रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश को एक प्रयोगशाला, जिसको कह सकते हैं विरोध की प्रयोगशाला बनाने की एक बड़ी कवायद, जिसमें विदेशी फंडिंग तक का मामला आ गया। अगर ऐसा है तो जांच पड़ताल के बाद इस सच का पूरा खुलासा होना चाहिए ताकि देश की जनता समझ सके कि आखिर में विकास में कितने लोग और कितने तत्व अभी भी बाधक बने हुए हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि CAA से लेकर के आज तक जो भी आंदोलन जिस दिशा और दशा की तरफ आगे बढ़ रही है उसमें कुछ राजनीतिक पार्टियों की भी भूमिका भी देश की जनता देख रही है और इसका भी मूल्यांकन होगा आने वाले समय में। लेकिन इतना ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता पूरी तरह से मामले और वस्तुस्थिति को समझते हुए संयम के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि देश इन दिनों कई दुश्मनों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे में हमारी समझदारी ही हमारे देश के लिए एक बेहतर रास्ता और बेहतर विकल्प दे सकती है विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। आज के लाइव में फ़िलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारी ये बात पूरी तरह से पसंद आई हो और अगर आप इससे असहमत भी हों तो निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और आप हमारे इस पूरी बात को बहुत ध्यान से सुने, इस पर गौर किया। अगर इसको आपने पसंद किया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल हार्ट ऑफ इंडिया पर जा कर के
उसे सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।